नाम है मानव रक्त। क्या हुआ? वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं साक्षी सिंह आज के सेशन में डिस्कस करूंगी मानव रक्त के बारे में। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि मानव रक्त के बारे में क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे प्रश्न सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं जो पीसीएस या अदर स्टेट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन में हम स्टार्ट करेंगे मानव रक्त के टॉपिक को। देखते हैं क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो यहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक क्वेश्चन है स्लाइड पे जो लिखा है रक्त क्या है। रक्त के बारे में हमारे दिमाग में क्या विजन चलता है, क्या व्यू चलता है। तो सबसे पहले इसे परिभाषित करें कि रक्त होता क्या है। तो आप कहेंगे कि रक्त क्या है। तो रक्त के बारे में बात करें तो ये विशिष्ट यानी कि स्पेशलाइज्ड तरल संयोजी उत्तक होती है। तरल संयोजी उत्तक होती है। तो एक लाइन में हमें इसे परिभाषित करना हो तो हम बता सकते हैं कि मानव रक्त क्या है। वह एक कोशिका नहीं है, वह एक अंग नहीं है। वह क्या है तो वो उत्तक है, यानी कि कोशिकाओं के समूह से बना है जो सारे मिलकर किसी एक ही कार्य को करने के लिए उद्देशित हुई है और लक्षित हुई है। तो मानव रक्त के लिए सबसे पहली लाइन हम लिख सकते हैं कि ये स्पेशलाइज्ड, दिस इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आप लिख सकते हैं स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसे हम कहते हैं रक्त। ठीक है। तो ब्लड क्या है तो ब्लड इज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो पहली बात क्लियर हो गई हमारे दिमाग में कि रक्त क्या है तो उत्तक है। यह कोशिका नहीं है, यह अंग नहीं है, यह कोशिकाओं का समूह है जो किसी एक कार्य को करने के लिए बना है। ठीक है। तो पहली बात हमने ये क्लियर करी। इसके बाद बात करेंगे कि रक्त में है क्या, हमें क्या मिलता है। तो रक्त को हम कह सकते हैं कि रक्त एक विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन जिसे आप कह सकते हैं कि कोलोइडल विलयन है। इसका क्या अर्थ है। तो रक्त जो आपके सामने आपको नजर आता है हमारी अंगों में बह रहा है, वह रक्त वाहिकाओं में बह रहा है। ये जो रक्त है ये क्या है तो विषमांगी मिश्रण है, यानी कि एक मिक्सचर है। मिश्रण का मतलब है कि जो दो और दो से अधिक घटकों से मिलकर बनते हैं। तो अगर ये लाइन हमने लिखा कि रक्त एक विषमांगी मिश्रण है, विषमांगी में भी ये कोलोइडी प्रकार का विलयन है, तो इसके अंदर हमें घटक मिलेंगे यानी कि अलग अलग अवयव मिलेंगे। तो अगर मिश्रण की बात करेंगे तो मिश्रण का अर्थ है कि घटकों से बना। ठीक है, घटकों से बनता है। इसका मतलब यही है। मिश्रण का मतलब है यह घटकों के समूहों से बना है। अगर हम बात कर रहे हैं रक्त की तो रक्त में हमें ऐसे कौन कौन से घटक प्राप्त होंगे। तो रक्त बना होता है प्लाज्मा, ये बना होता है प्लाज्मा प्लस रक्त रुधिराणु से बना होता है। इसका मतलब रक्त क्या है, यह एक मिश्रण है। वो भी किस प्रकार का है तो विषमांगी मिश्रण है, यानी रक्त के घटकों को आप आसानी से पृथक कर सकते हैं, उसको अलग अलग देखा जा सकता है। तो रक्त एक ऐसा विलयन है, ऐसा मिश्रण है जो द्रव और ठोस से बना होता है। और रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है और रक्त का ठोस भाग रक्त रुधिराणु कहलाता है। तो आप यहाँ से बात कर सकते हैं कि जो रक्त है उसको हम डिवाइड करें, रक्त के क्लासिफिकेशन में चलें कि रक्त में हमें क्या क्या अवयव प्राप्त होंगे। तो रक्त को हम विभाजित कर सकते हैं प्लाज्मा और दूसरा रक्त रुधिराणु में। प्लाज्मा की बात करें तो रक्त का कितना प्रतिशत हमें प्लाज्मा मिलेगा। तो अभी जस्ट हमने कहा था कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन है, कोलोइडल विलयन है जिसमें हमें दो घटक प्राप्त हो रहे हैं। और ये जो प्लाज्मा है ये सॉलिड पार्ट को बना रहा है, जिसे कह सकते हैं ये ठोस भाग है। और रक्त रुधिराणु है
ये बना रहा है प्लाज्मा की बात करेंगे तो ये है द्रव भाग, और रुधिराणु की बात करेंगे तो ये कहलाता है इसका ठोस भाग। तो पहला प्रश्न बन जाता है यहाँ से कि रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है, तो काफ़ी अच्छे से याद रखेंगे इसको, 55%। रक्त का कुल 55% प्लाज्मा बनाता है और बच गए जो प्रतिशत है 45%, ये क्या बनाएगा, तो यह रक्त रुधिराणुओं का प्रतिशत रहेगा। तो रक्त रुधिराणुओं और प्लाज्मा के कॉम्बिनेशन से, इसके संयोजन से ही मानव रक्त का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर हमने प्लाज्मा की बात करी और रक्त रुधिराणुओं की बात करी है, तो प्लाज्मा चूंकि द्रव भाग को बनाएगा और रक्त रुधिराणु की बात करें जो कि ब्लड कॉर्पस्कल्स कहलाता है, यह 3 प्रकार की पाई जाती है। और 3 प्रकार की कौन है, तो सबसे पहले यहाँ लिखा है रेड ब्लड सेल्स, जिसे आप कहते हैं आरबीसी, और इसी का ही एक और नाम है जो कहलाता है एरेथ्रोसाइट। क्या कहलाता है, एरेथ्रोसाइट। तो हम रक्त के अवयवों के बारे में देख रहे हैं कि रक्त किस किस चीज़ों से बना है। तो रक्त एक विषमांगी मिश्रण है जो द्रव और ठोस पदार्थों से बना है। द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है और ठोस भाग रुधिराणु 3 प्रकार के हो सकते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं आरबीसी, जिसका दूसरा नाम बहुत ही फेमस है, प्रचलित है, ESR टेस्ट आप करवाते हो, वहाँ से वर्ड आता है एरेथ्रोसाइट। दूसरा रुधिराणु जिसे हम कहते हैं WBC, और इसका एक और नाम रहेगा जो आपको याद रहना चाहिए, जो कहलाता है ल्यूकोसाइट। तो पहला क्या है, एरेथ्रोसाइट, दूसरा WBC जिसे हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, और तीसरा प्लेटलेट्स जिसे एक और नाम से जाना जाता है, ये कहलाता है थ्रोम्बोसाइट। तो हमने रक्त के अवयवों को देखा कि रक्त में प्लाज्मा भी है, रक्त में रक्त रुधिराणु भी है, और रक्त रुधिराणुएं 3 प्रकार की हैं। पहला जिसे हमने आरबीसी कहा, दूसरा यह कहलाता है WBC, और तीसरा यह कहलाता है प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट। तो ये क्लासिफिकेशन याद रहना चाहिए कि रक्त के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब रक्त की बात करें तो इसके गुणों के बारे में चले, कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। कुछ जरूरी इम्पैक्ट जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे रक्त का pH मान 7.4 है, और अभी पता है कि pH मान अगर 7 से अधिक होता है तो ये हल्का क्षारीय स्वभाव का है, जिसे आप स्लाइटली बेसिक या आप इसको स्लाइटली अल्कलाइन भी कह सकते हैं। स्लाइटली अल्कलाइन स्वभाव का होता है। pH मान क्या है, 7.4 है। अगर हम इसके रंग की बात करें तो इसका रंग लाल होता है। अगर हम चमकीले लाल की बात करें, अगर रक्त चमकीला लाल है तो किस प्रकार है, तो यह होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। इसका कारण क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर रक्त लाल है ऐसी बात कही जाए तो आप कहेंगे कि रक्त के अंदर जो वर्णक पाया जाता है, आरबीसी के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन नामक वर्णक, उसी के कारण रक्त लाल होता है। पर हम रक्त का चमकीला लाल के बारे में कहें, बिल्कुल ब्राइटनिंग रेड की बात करें, तो अगर हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी कि जो शुद्ध रक्त होता है वो लाल चमकीला लाल कहलाता है। ठीक है, तो रक्त का लाल क्या है, चमकीला लाल कलर है, किसकी वजह से है, तो ये होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करें कि रक्त का जो भार है, इसका भार यानी इसका वजन, हमारे शरीर में यह कुल कितना भार लेता है या वजन रखता है, तो आप लिख सकते हैं 7 से 8%। 7 से 8% का भाग यह हमारे पूरे शरीर के कुल भाग के प्रतिशत के बराबर होता है। ठीक है, तो 7 से 8% आपको भार याद रखना है रक्त का। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि इसका आयतन, रक्त का जो सामान्य आयतन है, ठीक है, अगर हम पुरुष की बात करें, पुरुषों में बात करें तो यह एवरेज वैल्यू ली जाती है 5 से 6 लीटर का। अगर हम महिलाओं में बात करें तो ये रक्त की अल्पता है, यानी कि थोड़ी मात्रा कम रहेगी, ये कहलाता है 4 से 5 लीटर।
ठीक है। तो वयस्क मानव शरीर में अगर पूछा जाए कि रक्त का कुल आयतन कितना है तो आंसर करना होगा 5 से 6 लीटर। वहीं महिलाओं में अलग अलग कारण से जहाँ पे रक्त का स्राव है, महामारी है, एक्स्ट्रा कारणों की वजह से यहाँ पे जो है महावरी यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लड लॉस के कारण रक्त स्राव होने की वजह से महिलाओं के अंदर ब्लड की जो आयतन है, रक्त का वॉल्यूम है, वो पुरुषों की अपेक्षा में कम होता है। ठीक है। तो यहाँ हमने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करी रक्त के बारे में। पहली बात कि रक्त का pH मान 7.4 है, यानी कि ये थोड़ा क्षारीय होगा, स्लाइटली बेसिक होगा। फिर इसका लाल कलर ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। इसका कुल आयतन 5 से 6 लीटर, महिलाओं में 4 से 5 लीटर। कुल भार 7 से 8%, ये भी याद रखना है। अगली बात करें रक्त के बारे में तो हम कह सकते हैं कि रक्त का बनना, रक्त का निर्माण, ये रक्त बनता कहाँ है? अगर रक्त उत्तक है तो कहीं तो इसकी फॉर्मेशन होती होगी, कहीं इसका निर्माण होता है। तो रक्त का निर्माण 2 जगह की बात करें, अगर ये वयस्क शरीर है, वयस्क मानव शरीर है, रक्त का निर्माण कहाँ होगा? तो हमें याद रखना चाहिए इनके दीर्घ अस्थियों में, दीर्घ अस्थियों में, दीर्घ अस्थियों और कह सकते हैं चपटी अस्थियों में, दीर्घ अस्थियों और चपटी अस्थियों में, इन अस्थियों में पाई जाती हैं कुछ कोशिकाएं जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा कोशिका। अस्थि मज्जा कोशिकाएं, अस्थि मज्जा कोशिकाएं यानी कि बोन मैरो सेल्स, बोन मैरो सेल्स। वयस्क मानव शरीर में रक्त का निर्माण दीर्घ अस्थियां और चपटी अस्थियां, दीर्घ अस्थियां कहने का मतलब आप यहाँ से बोल सकते हैं फीमर, फीमर है, ह्यूमरस, ह्यूमरस, फीमर। दीर्घ अस्थियों की बात करें तो, चपटी अस्थियों की बात करें तो रीढ़ की अस्थियां, रीढ़ की हड्डियों में, रीढ़ की हड्डियों में। आप बोल सकते हैं उरोस्थी में, उरोस्थी मतलब स्टर्नम। हिप बोन, कमर की अस्थि, कमर की अस्थि यानी कि हिप बोन की बात करें, है ना, हिप बोन। ये सारे जो बोन हैं इन सब जगहों पे अस्थि मज्जा कोशिकाएं ज़्यादा मौजूद होती हैं और यही पाई जाती हैं, यही बनता है, रक्त का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। तो वयस्क मानव शरीर में जो मुख्य स्रोत रहेगा रक्त के बनने का वो कहलाएंगे दीर्घ अस्थियां, चपटी अस्थियां। इसके अलावा आप कह सकते हैं दूसरा अन्य स्रोत जो कहलाता है लसिका अंग, लसिका अंग यानी कि लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स। इनके अलावा कहाँ पे रक्त निर्माण संभव है या हो सकता है? तो लसिका ऑर्गन्स यानी कि लिम्फाइड ऑर्गन्स, और उनमें आपको कुछ नाम याद होने चाहिए। जैसे हम याद रखेंगे प्लीहा को, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, स्प्लीन कुछ मात्रा में रक्त का निर्माण स्प्लीन द्वारा। फिर आप लिख सकते हैं लिवर द्वारा, लिवर यानी कि यकृत। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वयस्क मानव शरीर में रक्त का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ है? दीर्घ अस्थियों में है, चपटी अस्थियों में मौजूद अस्थि मज्जा कोशिकाओं द्वारा ही होती है। पर इनके अलावा रक्त का निर्माण कहाँ हो सकता है कुछ मात्रा में? तो याद रखना है लसिका अंगों में, और लसिका अंगों में स्पेशली हमने लिखा प्लीहा, लिवर। ठीक है। तो ऐसे चीज़ें हैं जो याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर भ्रूण है, माँ के गर्भ में जो भ्रूण मौजूद है वहाँ पे रक्त का निर्माण कैसे होगा, तो वो भी याद रहना चाहिए हमें। अगर भ्रूण की बात करें, एम्ब्रियो की, एम्ब्रियो या हम भ्रूण की बात करते हैं तो भ्रूण में स्रोत क्या होगा? रक्त का निर्माण। भ्रूण में रक्त का निर्माण कहाँ हो सकता है? तो वो याद रख सकते हैं जो माँ के गर्भ में है तो वहाँ बेसिकली यूज होगा यकृत, यकृत द्वारा बनेगा, उनकी प्लीहा द्वारा बनेगी, स्प्लीन द्वारा, थाइमस ग्रंथि में भी बनेगा, थाइमस ग्रंथि,
थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, और थोड़ा सा बनता है प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा में भी बनेगा, प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये सारी जगहों पे बनेगी क्योंकि भ्रूण के अंदर भी दीर्घ अस्थियों का विकास नहीं हुआ है, वो अभी परिपक्व नहीं है, अस्थि मज्जा कोशिकाएं सक्रिय नहीं हुई हैं जो कि रक्त का निर्माण कर सके। तो भ्रूण में ये सारे सोर्सेस रहेंगे, स्रोत रहेंगे जहाँ पे रक्त का निर्माण देखा जाता है। यहाँ से एक और दो फैक्ट्स आप याद रख सकते हो कि रक्त का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में कहते हैं वह हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। और रक्त का निर्माण, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया, रक्त का निर्माण हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस कहलाता है। रक्त बनने की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। ठीक है, तो ये बेसिक फैक्ट्स हमने कवर किए रक्त के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अब हमने बात करी थी कि रक्त दो चीज़ों से बना होता है, पहला जिसे हमने कहा था प्लाज्मा और दूसरा जिसे हमने कहा था रक्त रुधिराणु। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्लाज्मा के क्या गुण हैं, हम कैसे प्लाज्मा को रक्त से अलग कर पाएंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि रक्त जो है विषमांगी मिश्रण है वह दो घटकों से मिलकर बना है। तो हमने कुछ इसके साथ प्रक्रिया करी, हमने कांच के ट्यूब में रक्त को भरा और उसे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से उसके बाद हमें इस ट्यूब में दो अलग अलग रंगों के पैटर्न मिल जाते हैं। क्या किया है हमने अपकेंद्रण प्रक्रिया यहाँ पे अप्लाई की है इस ग्लास के ट्यूब के साथ, उसके बाद ही हमें इस ट्यूब में दो अलग अलग रंगों के पदार्थ दिखाई दे रहे हैं। ये ऐसा इसलिए हो पाया कि एक भौतिक प्रक्रिया है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, भौतिक प्रक्रिया है, और इस भौतिक प्रक्रिया से ही हमें ये ज्ञात हो गया कि ये जो पदार्थ है, हम बात करें ये जो रक्त है, यह रक्त दो अलग अलग घटकों से मिलकर बना है। ये सिंपल फिजिकल प्रोसेस से हमने देख पाया कि यहाँ जो ट्यूब है इसमें दो अलग अलग कलर के पैटर्न हमें नज़र आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि भौतिक प्रक्रिया द्वारा प्लाज्मा अलग हो गया। प्लाज्मा का कलर कैसा दिख रहा है हमें, पीला। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं रक्त रुधिराणु। रक्त रुधिराणु का हमें रंग कैसा मिल रहा है, तो ये मिल रहा है लाल। ठीक है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि रक्त क्या है, विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि हमें रक्त के अंदर अलग अलग घटक आसानी से दिख जाते हैं एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस से। तो विषमांगी मिश्रण में भी इस मिश्रण का जो नाम हो जाता है वो कहते हैं कोलोइडी विलयन। कोलोइडी विलयन ऐसा मिश्रण हो जाता है जिसमें हम ऊपरी रूप से देखें तो यह विलयन सॉल्यूशन के जैसा यानी कि समांगी मिश्रण के जैसा दिखाई पड़ता है। तो अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा के कुछ गुणों के बारे में। हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मा जो है रक्त में वह क्या गुण रखता है, इसके अंदर क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो मैंने भी बताया था कि रक्त का कुल 55% भाग प्लाज्मा होता है। 55% भाग प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा का रंग क्या है, इसका रंग हल्का पीला होता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। ठीक है, अब ये पीला कलर कहाँ से आया, तो आपने अपने शरीर में कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आप पित्तरस को जानते हैं, मूत्र के स्वभाव को, उसके नेचर को जानते हैं। तो पित्तरस का रंग भी क्या होता है, हल्का हरा पीला होता है। मल की बात करें उसका भी रंग हल्का पीला होता है, और हम बात करते हैं मूत्र की तो उसका भी रंग हल्का पीला होता है। अब ये जो इतने सारे येलोइश जो सब्सटेंस हमारे शरीर में है, इतना सारा जो येलो कलर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसको थोड़ा पता करें कि ये जो प्लाज्मा का रंग है ये हल्का पीला कैसे है। ठीक है,
तो एक यहाँ प्रक्रिया पढ़ेंगे हम। बेसिकली हमने कहा कि जो लीवर है, यकृत के अंदर या हमारी प्लीहा स्प्लीन के अंदर आरबीसी जो है वो अपना जीवन यापन करके नष्ट होते हैं, खत्म होते हैं। आरबीसी यानी कि रक्त रुधिराणु का आरबीसी सेल्स जो है उसका जीवन काल 120 दिनों का होता है। ठीक है, तो आरबीसी में क्या नष्ट होते हैं? आरबीसी लीवर में क्या नष्ट होते हैं? आरबीसी। अब आरबीसी नष्ट हो रहे हैं तो इससे दो चीज़ें बन रही हैं। क्या बनता है? हीम। और किस में टूटता है? ग्लोबिन में। आरबीसी में क्या होते हैं? करोड़ों की संख्या में हीमोग्लोबिन रखे होते हैं। आरबीसी के नष्ट होने से हीमोग्लोबिन भी नष्ट हो जाता है और वहाँ से अपशिष्ट पदार्थों का जन्म होता है और वह अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। ठीक है, तो यहाँ से रिलीज होता है अपशिष्ट पदार्थ जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन। ठीक है, तो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं। बिलिरुबिन क्या है? वेस्ट मटेरियल है। बिलिरुबिन वेस्ट मटेरियल है जो कहाँ से प्राप्त हो रहा है? तो आरबीसी के नष्ट होने से। आरबीसी में क्या है? करोड़ों की संख्या में हीमोग्लोबिन भरे होते हैं। हीमोग्लोबिन भी नष्ट हो जाएगा क्योंकि आरबीसी नष्ट हुआ है और इससे एक वेस्ट मटेरियल बनेगा जिसे हम कहते हैं बिलिरुबिन। अब ये वेस्ट मटेरियल के कारण ही अलग अलग पदार्थों में येलो कलर आता है। ठीक है, अगर ये वेस्ट मटेरियल कहाँ पहुँच जाए? अगर ये वेस्ट मटेरियल कहाँ जाता है? प्लाज्मा में। प्लाज्मा की बात करें, अगर ये वेस्ट मटेरियल यानी कि बिलिरुबिन प्लाज्मा में जाता है तो उसका नाम हो जाता है यूरोबिलिनोजेन। तो यही बिलिरुबिन प्लाज्मा को क्या बना रहा है? पीला बना रहा है, पर वहाँ पे पिगमेंट्स का नाम क्या हो गया? यूरोबिलिनोजेन। अब यही बिलिरुबिन की वजह से मल की बात करें, मल का कलर क्या होता है? पीला होता है। स्टूल की बात करेंगे तो इसका कलर भी क्या होगा? पीला। ये बिलिरुबिन जब मल की तरफ बढ़ता है तो इसका दूसरा नाम हो जाता है, नाम परिवर्तन है इसका, जिसे हम कहते हैं स्ट्रिकोबिलिन। ये कहलाता है स्ट्रिकोबिलिन। तो मल का कलर पीला भी बोल सकते हैं कि इनडायरेक्टली किसकी वजह से है? बिलिरुबिन की वजह से है, पर बिलिरुबिन का नाम क्या चेंज हो गया? स्ट्रिकोबिलिन। नेक्स्ट हम बात करें कि बिलिरुबिन यही जब पहुंचता है मूत्र में, जब यही पहुंचेगा मूत्र में तो मूत्र का रंग भी क्या होता है? उसे आप कहते हैं हल्का पीला। इसका रंग हो जाएगा हल्का पीला, पर यहाँ जो पिगमेंट्स है उसका नाम चेंज हो जाएगा और उसे आप कहेंगे यूरोक्रोम। क्या कहते हैं? यूरोक्रोम। ठीक है, तो ये जो पीला रंग है हमारे चीज़ों की बात करें हमारे शरीरों में, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा में जा रहा है तो यूरोबिलिनोजेन है। अगर यही पहुंच रहा है बिलिरुबिन कहाँ? पित्तरस में। एक और बात करते हैं, बिलिरुबिन किसको देता है? तो पित्तरस को पीला कलर देता है। पित्तरस को यह क्या बनाता है? पीला। तो क्या आंसर हो जाएगा? बिलिरुबिन। तो यह बिलिरुबिन इन सारे जगहों पे जाकर इसका रंग पीला या हल्का पीला बना रहा है। तो ये बिलिरुबिन आया कहाँ से है? तो वो हमने क्लियर किया कि जब आरबीसी नष्ट होती है, हीमोग्लोबिन टूटता है, उसके अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। यहाँ हमने बात करी है बिलिरुबिन की, जिसकी वजह से रंग क्या हो जाता है? पीला। तो ये निश्चित बातें हमें याद रखनी है कि प्लाज्मा का रंग पीला क्यों हुआ? तो कारण है बिलिरुबिन। यह कहाँ से आया? यह आरबीसी के नष्ट होने की वजह से बना है और उसी के वेस्ट मटेरियल जब प्लाज्मा में जाते हैं तो पीला हो जाता है, मल में जाता है तो पीला हो जाता है और मूत्र में जाता है तो हल्का पीला होता है और प्लाज्मा का रंग भी हल्का पीला हो जाता है। ठीक है, और बातें करें प्लाज्मा के बारे में तो प्लाज्मा में पाया क्या मिल जाएगा? तो प्लाज्मा में 92%, प्लाज्मा का 92% भाग जल से बना होता है। जल से बना होता है। प्लाज्मा का 92% भाग किससे बना रहेगा? जल से बना होता है और शेष 8% भाग कार्बनिक व
अकार्बनिक, कार्बनिक व अकार्बनिक ठोस पदार्थों से बना होता है, ठोस पदार्थों से बना होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत भाग जल है, तो 92% भाग क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट 8% भाग में सॉलिड पार्ट पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ पाए जाते हैं। तो 8% की बात कर लें, ये जो 8% का ठोस भाग है, ठोस भाग, यह 2 भागों में होता है। पहला जिसे हमने कहा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कहलाएगा अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो प्लाज्मा में जो 8% भाग है, 8% भाग में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कहलाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कई सारे ऐसे गुण हैं, कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो प्लाज्मा को हमारे शरीर के लिए उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो इसके कार्बनिक पदार्थ को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो कार्बनिक पदार्थ की बात करें, कार्बनिक पदार्थ में बेसिकली यहाँ पे पाया जाएगा पहला, जिसे हम कहते हैं अल्बुमिन, अल्बुमिन, ये कहलाएगा अल्बुमिन। दूसरा कार्बनिक पदार्थ है ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन की बात करें। तीसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायता करेगा, उसे हम कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। और चौथा जो कार्बनिक पदार्थ है, उसे हम कहते हैं प्रोफिब्रिनोजेन, प्रोफिब्रिनो, प्रोफिब्रिनोजेन हो जाता है, प्रोफिब्रिनोजेन। ये सारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, यही कहलाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन्स, यानी कि ये सब क्या हैं, तो ये सब स्वभाव में प्रोटीन होते हैं, अमीनो अम्ल से बने हुए कंपाउंड है, तो ये प्रोटीन होते हैं। कार्बनिक पदार्थ बने हैं 4 अवयवों से, अल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और प्रोफिब्रिनोजेन। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात कि ये सभी के सभी कार्बनिक पदार्थ यकृत द्वारा ही बनते हैं, पर मौजूद होते हैं प्लाज्मा में। ठीक है, तो ये सभी पदार्थों का निर्माण, ये सभी पदार्थों का निर्माण, ये सभी पदार्थों का निर्माण यकृत द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्लाज्मा के प्रोटीन्स क्या क्या रहेंगे। तो प्लाज्मा में अल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है, यहाँ प्रोथ्रोम्बिन है और प्रोफिब्रिनोजेन है। अब इन सारे जो प्लाज्मा प्रोटीन हैं, उनका हमें कार्य पता होना चाहिए, यह प्लाज्मा में किस कारण से होते हैं। ठीक है, तो इसके कारण की चर्चा कर लेते हैं, काफ़ी संक्षिप्त में इसके कारण को पढ़ेंगे कि यह सारे करते क्या हैं। तो पहला हमने लिखा है अल्बुमिन, अल्बुमिन सबसे पहली बात ये क्या है, तो एक प्लाज्मा प्रोटीन्स है, और ये क्या करेगा, ये रक्त के BCOP को नियंत्रित करता है, रक्त के BCOP को नियंत्रित करता है। BCOP क्या है,
ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। BCOP क्या है? तो हमने जस्ट बात करी थी कि रक्त एक कोलॉइडल विलयन है जहां हमें ठोस और द्रव के बीच में संतुलन करना होता है। यह काम कौन करता है? यह काम करता है अल्बुमिन। अल्बुमिन की वजह से रक्त के अंदर ठोस और द्रवों के बीच में संतुलन बैठा होता है, जिसे आप कहेंगे कि रक्त कोलॉइडल परासरण दाब। रक्त कोलॉइडल परासरण दाब को नियंत्रित कौन करेगा? तो BCOP करे, मतलब अल्बुमिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरा हमने बात करी थी ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन क्या करेगा? ग्लोबुलिन का काम है ये प्रतिरक्षा संबंधित यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म से संबंधित कार्य करता है। तो ये प्रतिरक्षा संबंधित कार्य में सहायता करता है। अर्थात क्या बात कर रहे हैं? तो रक्त में मौजूद सूक्ष्म कणों जो कि हानिकारक हैं, सूक्ष्म कणों को नष्ट करता है। जो भी हानिकारक कण है, जो कोई सूक्ष्म जीव है, कोई माइक्रोब्स आ गया है प्लाज्मा में जो उसको संक्रमण पहुंचा सकता है, यह उसको नष्ट करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करता है। तीसरी बात, जो तीसरा था हमारे पास, उसको संयुक्त रूप में लिख सकते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन एवं प्रोफिब्रिनोजन इनका काम एक जैसा है। संयुक्त रूप से हम लिख सकते हैं कि ये प्लाज्मा प्रोटीन्स रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। बेसिकली आज के सेशन में हमने ये पढ़ा कि प्लाज्मा किस चीज़ों से बना है। हमने बात करी कि मानव रक्त जो है वह किस किस अवयवों से बना हुआ है। बेसिकली ह्यूमन ब्लड में दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और रक्त रुधिराणु। हमने प्लाज्मा की सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा, उसके अवयवों के बारे में पढ़ा कि इनके क्या कार्य हो सकते हैं और यह रक्त में किस कारण से होते हैं। इसका दूसरा सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि रक्त रुधिराणुओं के प्रकार क्या होते हैं, क्या है आरबीसी, क्या उसकी विशेषताएं हैं, उसका क्या कार्य है हमारे रक्त में। डब्ल्यूबीसी का एक ही बहुत ही विशेष कार्य होता है जो हमारे इम्यून सिस्टम से संबंधित है। और तीसरा जिसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स। इन सब के बाद चर्चा होगी नेक्स्ट सेक्शन में कि रक्त का थक्का जमाने की प्रक्रिया क्या होती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, इसके दूसरे भाग में, जब हम रक्त रुधिराणु के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।